हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथुन गुप्ता। आज की करंट अफेयर्स में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो चलिए, जितने महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं कल के, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। तो पहला न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला न्यूज़ है, किस संस्थान ने एनडीए 154 कोर्स में कैडेटों का औसतन प्रतिशत भेजने के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 को जीती है। तो सैनिक स्कूल नगरोटा ने रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 को उन्होंने जीता है। और यह स्कूल 16 साल बाद यह पुरस्कार को जीता है। यह ट्रॉफी हर साल उस सैनिक स्कूल को दी जाती है जिसका प्रदर्शन एनडीए में कैडेट भेजने के मामले में सबसे शानदार होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सैनिक स्कूल नगरोटा। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं। वर्ष 2026 में आकाशवाणी अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? यानी आकाशवाणी 2026 में अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? और तो क्या हो जाएगा इसका? 90वीं यानी 90वीं वर्षगांठ को वो मना रहे हैं। और इसके अवसर पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया है। यानी 90वीं वर्षगांठ पर जो आकाशवाणी है उन्होंने मैराथन का आयोजन किया है। और अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखें तो आकाशवाणी का जो आदर्श वाक्य है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। चूंकि आकाशवाणी की जो आधिकारिक स्थापना है 8 जून 1936 को हुई थी। हालांकि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से हुई थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों प्रसार भारती के अधीन कार्य करते हैं, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90बी। तो आकाशवाणी 2026 में 90वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने एक मैराथन का आयोजन किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और आईएएफ द्वारा सफल परीक्षण के लिए तारा हथियार का मुख्य कार्य क्या है? तो डीआरडीओ और आईएएफ ने सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये अग्नाइटेड वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलना, ये इसके महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो अग्नाइटेड वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में क्या करना है? इसको बदलना है। और ये जो उपलब्धि है वो भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो तारा जो है भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है, जो बिना गाइडेंस वाले वॉरहेड्स को सटीक निर्देशित हथियारों में क्या करता है? वो बदल देता है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया। और इसी रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद और डीआरडीओ के द्वारा प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशन कौन सी प्लानिंग बैठक की मेजबानी की है? तो बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस के लिए यानी आईएसओ टीसी 2082-14 के लिए कौन सी प्लानिंग बैठक की मेजबानी की है? तो क्या हो जाएगा इसका? 35वीं, यानी ये 35वीं बैठक की मेजबानी की है। और यह दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। और स्पेस सिस्टम स्टैंडर्ड्स पर यह अंतर्राष्ट्रीय बैठक भारत की अंतरिक्ष कूटनीति और तकनीकी नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईएसओ टीसी 2082 14 यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की एक उप समिति है, जो डिजाइन से लेकर निर्माण तक और लॉन्च और मिशन सुरक्षा तक अंतरिक्ष प्रणाली की पूरी जीवन चक्र के लिए मानक विकसित करती है। और इसका जो आयोजन है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, वो तो पता ही है, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। हाल ही में अमेरिकी संघीय अदालत ने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए कितने प्रतिशत यूनिवर्सल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया? तो अमेरिकी संघीय अदालत ने भारत और इसके साथ ही अन्य देश जिस पर अमेरिका के द्वारा यूनिवर्सल टैरिफ लगाया गया था,
उसे अवैध घोषित किया जा चुका है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत इन शुल्कों को सही साबित करने में विफल रही। यानी सरकार जो गवर्नमेंट है ट्रम्प के, उन्होंने इन चीज़ों को सही साबित करने में विफल रहा, जिसकी वजह से अमेरिका के संघीय अदालत ने इसे अवैध घोषित कर दिया। तो कितने परसेंट टैरिफ है? तो 10%। और यह निर्णय दिया कि जितनी भी, और ये आदेश दिया कि वो संबंधित कंपनियों से शुल्क वसूलना बंद करें और अब तक जमा किए गए शुल्क को वापस कर दे। और इसका फायदा ये होगा कि भारत और उसके जैसे अन्य देशों की वित्तीय बोझ पर असर क्या होगा? कम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद विमेन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैनचेस्टर सिटी है वुमेन सुपर लीग WSL तो लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जीती है। और यह 6 बार की जो चैंपियन थी, लगातार 6 बार की जो चैंपियन थी चेल्सी, उनको हराकर जीती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया के पहले 24 घंटे के समाचार चैनल CNN के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 24 घंटे के समाचार चैनल CNN के जो संस्थापक हैं, जिनका हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? टेड टर्नर। तो टेड टर्नर है। और ये कहा जाता है, माना जाता है कि मीडिया के क्षेत्र में और वैसे व्यापार के जगत में इसका जो योगदान है वो अतुल्य है। इसलिए 87 वर्ष की आयु में मृत्यु उपरांत और ऐसा ऐसा माना गया है कि वैश्विक व्यापार, मीडिया और वैश्विक व्यापार के जगत के लिए एक युग के अंत के समान है। और 1980 में दुनिया का पहला 24 घंटे का टेलीविज़न समाचार नेटवर्क इन्होंने शुरू किया था। तो इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रख, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश के उदान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 37 लोगों की मौत हो गई? तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस स्थान पर, जिस फैक्ट्री में और जिस स्थान पर ये आग लगा है और जिसके उपरांत 37 लोगों की मृत्यु हो गई है, वो स्थान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में जो मरने वालों की संख्या अब तक वो 37 हो चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो चीन हो गया क्योंकि स्थान का नाम मतलब देश का नाम चीन है। और उसके हुनान प्रांत के लियाओंगसान में एक पटाखा फैक्ट्री में क्या हो गया? विस्फोट की वजह से हुआ। और लियांग के इस शहर को दुनिया की पटाखा राजधानी माना जाता है और यहाँ दुनिया के कुल पटाखों का एक बड़ा हिस्सा बनाया और निर्यात किया जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर देखते हैं। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिन्हें हाल ही में अपना क्रेडेंशियल प्रस्तुत किया? तो चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम कुमार दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। ये एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी है और इससे पहले इन्होंने बांग्लादेश में उच्चायुक्त और दक्षिण कोरिया में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें मार्च 2026 में चीन के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए आज का अंतिम न्यूज़ कवर करते हैं। हाल ही में बुल्गारिया की संसद ने किसी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो बुल्गारिया का जो संसद है किसी देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। तो रूमेन देव रूमेन रादीव रूमेन रादीव जो है वो बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 62 वर्षीय रादी बुल्गारिया की पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वायुसेना कमांडर रह चुके हैं। यानी जो रोमन रादीव है वो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वायुसेना कमांडर रह चुके हैं। और इसके निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो 240 संसदीय में उनके पक्ष में 124 वोट पड़े, जबकि विरोध में 70 और अनुपस्थित लोगों की संख्या 36 थी। और बुल्गारिया में राष्ट्रपति का पद क्या होता है? काफ़ी हद तक औपचारिक होता है, जबकि प्रधानमंत्री के पास मौद्रिक कार्यकारी शक्तियाँ होती है। यानी जो कार्यकारी प्रधान होते हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं,
राष्ट्रपति मात्र औपचारिक के रूप में होता है, जैसे भारत में है। नादेव का यह कदम उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने में के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आप बिल्कुल ये न्यूज़ आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, आप बिल्कुल कमेंट करो। और अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।